नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। एक रिपोर्ट आ रही है कि नक्सली अब न केवल बंट गए हैं, बल्कि उनकी ताकत भी बिल्कुल निम्न स्तर पर आ गई है। उनके पास हथियार नहीं बचे हैं। कोई भी इस तरह का विद्रोही, खून खराबा करने वाला संगठन तब तक जीवित नहीं रह सकता जब तक उसको मदद ना मिले। जो मदद के इनके हाथ थे वो भी एक तरीके से कट चुके हैं। अब इनके पास हथियार नहीं बचे हैं। जिंदा रहने के लिए जो मिनिमम एक खाद्य सामग्री, खाद्य आपूर्ति और तमाम दूसरी चीजें वो भी लगभग काट दी गई हैं। और अब हम नवंबर के अंतिम सप्ताह में जब बात कर रहे हैं तो इन लोगों के पास केवल 4 महीने का समय बचा है। मार्च के एंड तक गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हम नक्सलियों का पूरी तरह सफाया कर देंगे, या तो वो आत्मसमर्पण करेंगे या उनको खत्म कर दिया जाएगा। इनके टॉप कमांडर जो भी इनको लीड कर रहे थे, लगभग उनका सफाया हो गया है, कुछ गिने चुने बचे हैं। तो ऐसी स्थिति में अब इनके सामने रास्ता क्या है? लगातार ये लोग सरेंडर कर रहे हैं। इनमें कुछ युवा, कुछ स्त्रियां, कुछ दूसरे लोग भी हैं। और हाल में हिडमा मारा गया, जिसको लेकर के कुछ लोग यहाँ इंडिया गेट पर छातियां पीट रहे थे, हर घर से हिडमा निकलेगा। तो जरा इस पर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़ गए हैं धीरेन्द्र पुंडीर जी, तो उनको जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। धीरेन्द्र जी, बहुत स्वागत है। सर नमस्कार। हर घर से हिडमा निकलेगा, ये कौन लोग थे जो यहाँ इंडिया गेट पर छाती पीट रहे थे? दरअसल ये वो लोग हैं जिनके मुझे लगता है कि जिनको ये लगता है कि वो एसी कमरों में बैठ के 10,000 के जूते पहन के, 15,000 के ये सब पहन के वो उन आदिवासियों का दर्द बांट रहे हैं जो वहां रोज 1 रुपए की रोटी के लिए भी मर रहे हैं, क्योंकि उनको उनके यहाँ जाने की सड़क नहीं है, उनके बच्चों को स्कूल भेजने का रास्ता नहीं है। और वो उन आदिवासियों के लिए जो शहर में आके हाट नहीं कर सकते, जो मजदूरी नहीं कर सकते, जो किसी भी अपने मेहमान को अपने घर नहीं बुला सकते, उसके घर नहीं जा सकते, और अपने तरीके से कोई भी आधुनिक सामान, ना तो वो इसका मोबाइल का फायदा उठा सकते, ना उनका फायदा उठा सकते। ये तमाम लोग उनकी लड़ाइयां लड़ रहे हैं, और जिन लोगों के लिए लड़ रहे हैं उन्हीं लोगों ने उनकी जिंदगी नरक की हुई है। ये तमाम लोग दरअसल पैरासाइट हैं, जो सरकारी, इनके पिता या तमाम इनकी फैमिलीज, अगर आप गौर करेंगे, वो सरकारी संसाधनों पे पलती हुई कोई परिवार की जरूर निकलेगा। उसका सरकार के अंदर या तो वो किसी यूनिवर्सिटी में होंगे या कहीं होंगे। वो तमाम लोग जिनको यहाँ इस देश में इस तरह की आबाद शक्ति और सिक्योरिटी का एटमॉस्फेयर मिलता है कि उनके पास ये बताने के लिए नहीं, इनके लिए ये तमाम, अक्सर आप देखेंगे आपको 2 ही तरह के लोग मिलेंगे, या तो जेन्युइन, इनमें से कुछ लोग यूनिवर्सिटी के हैं, अलग अलग संगठन के हैं। ये तमाम लोग जो हैं, इनके, मुझे लगता है कि इनकी शिक्षा के लिए इनके माता पिता को भी देखना चाहिए, क्योंकि अभी बिहार, यूपी में कुछ इस तरह की घटनाएं हुई जिनमें बच्चों ने बहुत ही अमानवीय हरकतें की, और उसके बाद उनके माँ बाप को पूछताछ के लिए बुलाया गया। मुझे लगता है कि इन लोगों के लिए भी इसी तरह का होना चाहिए, क्योंकि ये जिस आदमी के लिए नारे लगा रहे हैं, ये वो लोग हैं जो एक कदम दूर है इस देश को खत्म करने के लिए। इस देश के खिलाफ अगर कोई बड़ी एक्टिविटी होती है तो उसमें अपना योगदान देने के लिए ये महज एक कदम दूर है। ये लोग वो नहीं है जिनके लिए आप कहें कि ये छोटे नन्हे बच्चे हैं या तमाम बच्चे हैं। वो जहर अंदर लिए हुए बस उड़ेलने की जगह खोजते हैं। ये वो लोग हैं, क्योंकि हिडमा की तारीफ में या हिडमा के लिए नारे लगाने वाले वो लोग होंगे जो इस देश से नफरत करते हैं, इस देश में पैदा होने के लिए अपने आप को गुनहगार मानते हैं, और उसका बदला उस देश के हजारों लाखों लोगों से लेना चाहते हैं। उसके लिए और रास्ते थोड़ा थोड़ा धीरेन्द्र जी, जरा हिडमा के बारे में भी बता दीजिए दर्शकों को कि कितने सुरक्षा कर्मियों की उसने जान ली है और किस तरह के कर्म कांडों में लिप्त था ये व्यक्ति।
हिडमा जो है, अगर हम ये कहें कि हाल फिलहाल के सालों में इतना बड़ा एक राक्षस या इतना बड़ा आतंकी अभी था नहीं। लोगों ने नक्सलवाद और उसको 2 अलग-अलग हिस्सों में बताया है ओंकार सर। इसीलिए अक्सर लोग नक्सल के लिए थोड़ा भावुक होके इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि मार्क्सवादी जो वामपंथी हत्यारों की जो जमात है, जो मानवीय तरीके से उसके बहुत सारे लोगों को मैं कविताएँ पढ़ते देखता हूँ, वो सारी कहानियाँ पढ़ते देखता हूँ और पढ़ते देखता नहीं, पढ़ता था। उन तमाम लोगों को हम लोग खैर वेस्टर्न यूपी में, चूँकि आप वहीं से हैं, आप जानते हैं, तो हमारे यहाँ तो इस तरह का कभी कोई वो दिखा नहीं इस तरह का संगठन। लेकिन पढ़ने-लिखने का जब भी आपको वो होता है, जब भी आप किताबें ढूँढते थे, तो आपको यही कवि दिखते थे। हिडमा वो आदमी है जिसने बटालियन नंबर 1 अलग-अलग हिस्सों में बटी हुई बटालियन है। दंडकारण्य की बटालियन नंबर सबसे खतरनाक बटालियन नंबर 1 का हेड था। उस आदमी ने शुरुआत की छोटे से लेकर अपने बाद आज तक वो 250 से ज्यादा जो जवान हैं हमारे सुरक्षा बलों के, उनकी हत्याओं का सीधा जिम्मेदार है। वो सीधा जिम्मेदार है, मतलब ये नहीं। चिंतन लार में याद होगा 2010 में किस तरह से 76 सीआरपीएफ के जवानों को घेर कर मारा गया था। उस पर इसी तरह के बच्चे जो जो यहाँ हमने देखा इंडिया गेट पे, इसी तरह के लोगों ने जेएनयू तक में अलग किस्म का डांस किया था, जो उनकी लाशों पे किया जाता है। जिस तरह से नक्सली डांस करते हैं, उस तरह के डांस की तैयारियां वहां भी हुई और वो सब किया गया। तो ये एक के बाद एक अभी हाल फिलहाल के सबसे बड़े जो आतंकी हमले थे, मतलब नक्सली हमलों को मैं आतंकी हमला बोलता हूं, क्योंकि उनको ये जो भाषा का जार्गन है इसको समझने की बहुत जरूरत है। क्योंकि जो वामपंथी जो जितने भी जहर भरे हुए लोग हैं, वो तमाम इन भाषाई शब्दों के साथ ही खेल करते हैं। दरअसल ये इतना बड़ा आतंकी था क्योंकि तब से लेकर आज तक 2010 से जो सुरक्षा बलों पर सबसे ज्यादा हमले हुए, उन सब की जो लीडरशिप है वो इसी की थी। यही वो शख्स था जो इन सब पर उनके पीछे अंजाम देने वाले में काम था। तो एक के बाद एक इसकी लाइन्स है। आप सीरीज से अगर इसको सुनना चाहते हैं तो इसको सीरीज से है, लेकिन एक बात हम लोग सिर्फ दर्शकों को बता दें, क्योंकि मुझे लगता है कि दर्शक इसके बारे में काफी कुछ जानते हैं। ये लंबे समय से सुरक्षा बलों के लिए मुसीबत बना हुआ था। इसको जो लोग थे सुरक्षा बलों में वो उसको ढूंढ रहे थे और आखिरकार इसको अभी 18 नवंबर को शायद इसको मार गिराया गया। उस वक्त जब बिहार में गृह मंत्री वहां थे, तो ये कहा गया कि मार्च से पहले ही इसका इलाज हो गया, यानी मार्च से 31 से पहले खत्म करने की जो डेडलाइन है उससे पहले ही इसको मार गिराया गया है। और इसके मार गिराने का मतलब आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसके बाद नक्सली काडर का पूरा वो टूट गया, क्योंकि ये जो कमेटी के काफी लोग पिछले कुछ समय से बाकायदा मारे गए हैं। एक के बाद एक उन लोगों को मारा गया और उनको जो लोग हैं उसके बाद समर्पण की लहर चली। तो अगर मैं ये कहूं कि ये आदमी सबसे खतरनाक, जितना हम लोगों ने इतने समय में किसी उसको देखा है, उसमें सबसे खतरनाक आदमी यही था। और इसके मारे जाने से इस पूरे मामले में एक टूट हुई। जी, क्या हम ये माने कि हिडमा की मौत जो है वो टर्निंग पॉइंट है? भगदड़ मच गई है, एक हड़कंप मच गया है नक्सलियों में। कल भी जो जानकारी मिली है, काफी नक्सलियों ने सरेंडर किया है। बड़ी संख्या में लोग सरेंडर कर रहे हैं अब। दरअसल एक के बाद एक पहले ये लग रहा था कि ऐसा समय पहले भी आया, ऐसा कई बार हुआ। 2004-5 में भी जब आंध्रा की सरकार इनके खिलाफ एक्शन ले रही थी, उस वक्त भी ये हुआ था कि भाई ये लोग जो हैं वो करेंगे कि समर्पण कर रहे हैं, क्योंकि प्रेशर बढ़ गया। तो इन्होंने युद्ध विराम की कहानी सुनाकर उस समय, चूंकि इनका जो संगठन था वो सरकारों में बहुत मजबूत रहे, एनजीओ के बहुत प्रेशर रहे, बल्कि कुछ सरकारें तो एनजीओ सरकारें कही जा सकती हैं। उसमें उस वक्त अगर मैं ये कहूंगा कि उस समय ये भी अपने जो मनमोहन सिंह थे उस समय भी बहुत सारे एनजीओ को जो इस तरह के फंड आते थे, जिनको अब बंद किया गया। मतलब अब वो फंड नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इस सरकार ने एफआईपीबी पर, उस पर फॉरेन फंडिंग पर बहुत जबरदस्त तरीके से रोक लगाई और उसको कंट्रोल करने में कामयाबी हासिल की थी। तो उस वक्त के बाद एक बड़े लोग मारे गए। आपने देखा राव मारा गया, 1 करोड़ के इनामी, कई लोग मारे गए। तो उसके बाद चूंकि ये बचा हुआ ऐसा नाम था जो
अपने काडर के अंदर, लोगों के अंदर वो जगाता था। क्योंकि देखिए, हर चीज आप मीडिया से बाहर नहीं रह सकते। वो दौर चला गया जब आप सोशल मीडिया की जंग उससे बाहर थे, लेकिन उनके काडर, उनके तमाम लोगों के बीच में हिडमा एक ऐसा नाम था जो अभी भी, चूंकि वो दुर्दांत था, बहुत ही हत्यारा, बहुत ही खूनी, जो है सुरक्षा बलों के लिए खतरा। आप ये सोचिए कि उसको सबसे ज्यादा ताकतवर कहां से मिल रहा था, जबकि उसने 32 कांग्रेसी नेताओं की लीडरशिप का सफाया कर दिया। हाँ, 36 विद्याचरण शुक्ला से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष तक सब। सब पूरा मतलब कांग्रेस की टॉप लीडरशिप खत्म हो गई थी छत्तीसगढ़ की, लेकिन उसको उन्हीं के पार्टियों में हमेशा से समर्थन मिलता रहा। तो जब एक के बाद एक इस सरकार में उनको कोई समर्थन नहीं मिला, तो ये लास्ट वो था जिसके, हालांकि पापा राव अभी भी है, एक दो और बड़े लोग हैं जो अलग अलग संगठनों में, लेकिन जो बाहर जाना जाने वाला नाम था, जिसके नाम पर अचानक आपने देखा होगा इतने सारे नक्सली मरे, कुछ दिन से कोई बाहर नहीं निकला था, जेएनयू में भी किसी तरह का वो नहीं था। लेकिन हिडमा की जो सोशल मीडिया की ताकत थी, वो इस बात से अंदाज लगाइए कि यहाँ एक धोखा देकर, इस देश की सरकार को, पुलिस को धोखा देकर, वो एक हवा खराब है, ये खराब है, जहरीली हवा, उसकी आड़ में वो पूरे साजिशन आए थे। और उसके बाद उन्होंने फिर वो रोना गाया, क्योंकि वो उनको ये लगता था कि अभी भी ये सरकारें ऐसी होंगी, उनको सम्मान से ले जाया जाएगा, नीली गाड़ी में बैठा के उनकी बाइटें पत्रकार लेंगे, जिसमें वो बताएंगे कि गरीब लोग, आदिवासी मर रहे हैं, हम उनके लिए। वो ऐसा नहीं है। तो जो हिडमा की मौत है, वो एक बहुत बड़ा धक्का उन लोगों के लिए है जो मीडिया में यहाँ अभी भी इस उम्मीद में थे कि आज नहीं तो कल हमारा दिन आएगा, हमारा दिन आएगा, हमारा दिन आएगा। जबकि जंगलों में इस समय पूरा हाहाकार मचा हुआ है, उनके लोग भाग भाग के, क्योंकि जो उन पे इनाम है सरकार उनको दे दी है, तो उससे उनको अपनी जिंदगी शुरू करने का मौका मिल रहा है। ये तो मैं तो चूंकि इन पूरे इलाकों में घूमा हुआ हूँ, इन इलाकों में गया हुआ हूँ, चाहे वो चिंतन लार हो, चाहे तमाम जगह पर नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, लातेहार, तमाम जगह पर घूमा हूं मैं, कोंटा, और उन सब में मैंने देखा है कि गुमला, तमाम पलामू, उन सब में, गढ़वा, इन तमाम जगह पर इन लोगों के अंदर जो सबसे बड़ी ताकत थी कि एजेंसियां इनको ट्रैक नहीं कर पाती थी, कभी कभार मुठभेड़ होती थी, उसके बाद उन इलाकों में इनके पूरा राज चलता था। तो ये एक राजा थे, और उस प्रजा के तौर पर उनका शोषण करना, उन बच्चियों का शोषण करना, उन तमाम लोग, आप ये सोच के देखिए, जहां इन लोगों ने हजारों लोग मारे, लाखों में, कंगारू जिनको जन कंगारू अदालत, अदालतें कंगारू अदालतें लगा करके सजाएं वही जन सुनाते। अदालतें जिसको ये बोलते थे, उसमें इतने लोग इन्होंने मारे, उनकी कहानियां तक बाहर नहीं आ रही, लिख रहे हो 1084 की माँ। तो इसीलिए इसका मारा जाना बहुत ही मुझे लगता है कि बहुत जबरदस्त वो है, और इसके बाद मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई सरवाइव करने की स्थिति होगी, क्योंकि ये सरकार आसानी से किसी को जाने नहीं दे रही। जो अभी सूचना आई है वो ये है कि अक्टूबर नवंबर में इनको बड़ा भारी नुकसान हुआ है। 299 नक्सलियों ने 227 हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया है, और इनकी जो लड़ने की क्षमता है और जो हथियार हैं उनमें जो है वो भारी कमी आई है। और जो एस फैक्टर यानी सोनू और सतीश के सरेंडर से नक्सलियों को हथियार का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन अभी भी जैसा आपने कहा है कि कई इनके बड़े नेता जिंदा हैं, अभी हैं, जिन्होंने सरेंडर नहीं किया है। तो यहां से आप क्या देख रहे हैं? देखिए, अब वो क्या कर रहे हैं, हाल फिलहाल में वो सिर्फ बच्चे पकड़ रहे हैं, बच्चों को शामिल कर रहे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे, नाबालिग बच्चे। अलग एक खबर आ रही थी कि वो कुछ बच्चों को उन्होंने 100-125 बच्चे ढूंढे सीपीआई ने, और मतलब माले वाले जो लोग हैं सीपीआई माओइस्ट, उन्होंने काफी कोशिश की। पॉलिट ब्यूरो के सिर्फ 4 मेंबर बचे हैं, जो कभी 20 हुआ करते थे अलग समय, गणपति वणपति तमाम हम लोग सुना करते थे। और उस समय चूंकि इस देश के लोगों को ये मालूम ही नहीं था कि 1-1 करोड़ वाले आतंकी बचे हुए हैं, वो अभी तक सिर्फ इस्लामिक आतंकवादियों को ही आतंकवादी मानती रही है। दरअसल नक्सली इस देश का वो जहर थे, वो कोड थे जिसमें आपको खुजली हो सकती थी, जो खाज में थे, क्योंकि खाज यहाँ मौजूद थी यूनिवर्सिटीज में, जो उनके लिए खाद पानी निकालती थी, और ये लोग वहां जाकर कोड की तरह इस देश के सिस्टम पर चिपक चुके थे। वो जो कहानियां हैं सबकी, उन्होंने उनकी मदद की, उन्होंने शोषण बचाया, उन्होंने, वो सब झूठ और मक्कारी से भरी हुई है, क्योंकि उनकी जिंदगी उतनी ही उन्होंने नरक की,
उन्होंने पूरा पहाड़ जंगल उस पर तेंदुपत्ता सब में तो पैसा दिया जा रहा था, लेवी से लेके हर एक चीज, ठेकेदार का काम करना, उसको पैसा देना, उसको तमाम लोग इंद्रावती नदी में लट्ठे कट के जाते थे उसके पेड़ों के, और वो जाके उनका पैसा किसको मिलता था? जो शहरों में रह रहे, इनकी फैमिली जो बड़े लोग थे जो पोलित ब्यूरो में थे, उनकी फैमिलियां तो शहरों में रह रही थी, अच्छी ऐश से रह रही थी, उनको तो ट्रैक डाउन ही नहीं किया गया। इस देश में एक मैकेनिज्म था जिसके वो, अब जो कार्डर सिर्फ है वो 200 300 400 लोग, इससे ज्यादा अलग अलग जगह नहीं बची। कभी ये पशुपतिनाथ से तिरुपति तक एक कॉरिडोर, ये सपना था, लाल कॉरिडोर उसको कहा गया, पशुपति से तिरुपति तक का एक कॉरिडोर बनाना। आप सोचिए कि किस तरह से अबूझमाड़ उसको राजधानी कहा जाता था कि ये लिबरेटेड जोन है। यहाँ रोहतास जैसे जिलों में जो बिहार के हैं, कैमूर वेमूर तमाम जगह में, आजादी के बाद 70-70 साल लग गए तिरंगा फहराने में उन सब जगहों पर। कुछ कुछ एसएसपी गए, उन्होंने यंग जो लोग थे जिन्होंने इन चीजों को देखा, जाकर जान वान की परवाह नहीं की, सीधे पहुंच गए कि हम देखेंगे। तो एक तरह से रिट जो है गवर्नमेंट की पिछले इस सरकार के आने के बाद इन इलाकों में स्टेब्लिश की गई, इनको ताकत के साथ खड़ा किया गया। अब भी ये अनिश्चित है कि ये टोटल अभी, जो कि अब हुआ क्या है कि जैसे ही नवंबर में सरकार को जैसे जैसे वो आती जा रही है, डेडलाइन करीब आती जा रही है, वैसे वैसे सरकार का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। और चूंकि अब इतने ज्यादा काडर मारा जा चुका इनका, जो बड़े नाम थे, मैंने बताया जब पोलित ब्यूरो में ही नहीं बचे लोग, तो फिर उनको लीड करने वाला कौन होगा? लीड करने का मतलब ये कोई ऐसा नहीं कि ये बहुत बहादुरी की लड़ाइयां लड़ रहे थे। दरअसल वो जो अत्याचार, शोषण और उसके लिए कहानियां बनाने वाले थे, उन सबको कैसे हुआ? अगर हम इसको ऐसे समझे सर कि सबसे पहले इस सरकार ने फंडिंग काटी, सबसे पहले आप गौर कीजिए कि सबसे पहले इनकी फंडिंग कटी। उससे पहले 2016 जब जेएनयू का याद होगा वो इंसिडेंट हुआ जिसमें अफजल तेरे कातिल जिंदा है हम शर्मिंदा हैं, और वो सब उसमें कन्हैया से लेके तमाम लोगों के संलिप्तता की कहानी आनी शुरू हुई, उमर खालिद और तमाम। तो यूनिवर्सिटीज पर प्रहार हुआ, आम जनता ने उन सब, आपको याद होगा कुछ लोग तो पहुंच गए थे यूनिवर्सिटी पे, आसपास के गांव वाले जेएनयू के बाहर। ये अलग हो सकता है कि वो थोड़े बहुत लोग थे, संगठन के लोग थे, या हो सकता है कि चलिए मान लीजिए बीजेपी के या किसी के भी आप कीजिए, लेकिन वो लोग आए, उन्होंने कहा कि ये बर्दाश्त नहीं होगा। यूनिवर्सिटी में जेएनयू जैसा अभी भी वही है, अभी भी उसमें कोई चीज नहीं, क्योंकि अभी उसमें ह्यूमैनिटीज के नाम पर, और आप सोचिए बेशर्मी ये है कि जो वहां चुने जाते ब्राह्मण से लड़के हैं वो जो अपर कास्ट के, वो कह रहे हैं कि साहब मनुवाद और ब्राह्मणवाद नहीं कर दिया। अरे तुम वहीं बैठे हुए हो, तुम खुरच के हटाओ पहले उस जाति को। ये दरअसल झूठ और मक्कारी की तर्ज पर बनाई गई एक ऐसी इमारत थी जिसकी नींव में गरीब, मजलूम, दलित, आदिवासियों का खून था, उनके बच्चों की चीखें थी, उनकी औरतों की अस्मतें थी, और उस सब आप का बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर इस चर्चा को ले आए आप धीरेन्द्र जी। ये तो ठीक है कि ये मार्च में नहीं और 2-4 महीने में निपट जाएंगे, सरकार ने तय कर लिया है, एजेंसियां सारी काम कर रही हैं, तो ये खत्म होने ही हैं। लेकिन अर्बन नक्सल का क्या? देखिए अभी भी ये देश, अभी चूंकि अर्बन नक्सल अपने लिए हमेशा आपको वो कहानियां याद होंगी, हमारे अक्सर कहानियों में देखते हैं कि वो मरता है तो वो दूसरे जिस्म में घुस जाता था, एक वो फिर तीसरे जिस्म में घुस जाता था। या हम लोग देखते हैं कि रक्त बीज की कहानी देखते हैं, एक रक्त की बूंद जमीन पे गिरती है, बहुत सारे, जितनी बूंदें गिरेंगी उतने राक्षस। दरअसल 67 से इस देश में, वैसे तो जब से 1920 से, ये सबसे बड़ी हैरानी की बात है, लोग इसके बारे में बहुत जानते नहीं हैं ओंकार सर, कि इन लोगों ने इतना बड़ा नैरेटिव तैयार किया। ये हमेशा से इस देश को 17 टुकड़ों में बांटने के लिए अंग्रेजों से मिले, इन लोगों ने क्रिप्स मिशन में दिया, 17 टुकड़ों में इस देश को बांटना था, उन्होंने कहा ये एक देश है ही नहीं। उसके बाद इन लोगों ने इस देश की आजादी को आजादी नहीं माना। आपको मालूम है 1952 तक लगातार इन्होंने कहा ये झूठी आजादी, और पूरा वारंगल विद्रोह छेड़ दिया, हजारों लोग मारे गए, इन्होंने रजाकारों से हथियार लेके मारा हिंदुस्तानी फौजों को। उसके बाद, इसके बाद भी, और आपको 2021 या 22 का मुझे एग्जैक्ट वो याद नहीं, बंगाल के माकपा मुख्यालय पर पहली बार तिरंगा फहराया गया 15 अगस्त में, और उसमें, और आप सोचिए आप देश में नैरेटिव क्या चलता है कि साहब उस संघ ने अपने मुख्यालय पे नहीं किया, ये नहीं किया। दरअसल ये सब ताकत इनको अर्बन नक्सल से मिली। ये अर्बन नक्सल जो था
उसने एक इतनी रोमानी छवि गढ़ी, और चूंकि जब वहां चले गए उसके बाद वही दारू और तमाम चीजें, और उनके उनके अपने जीवन के आचरण को देखिए, वो लोग बड़े आराम से, जिन लोग ये तैयार करते हैं, मैं एक नंदिता, या क्या नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मेनन शायद थी, मैं 2016 में चूंकि उस को कवर कर रहा था मैं, जो जेएनयू वाला था, उसमें एक अपूर्वानंद नाम का टीचर, यूनिवर्सिटी में टीचर है, अब दिल्ली हाँ, में, ये प्रोफेसर अपूर्वानंद, हाँ हाँ, वो कहानी समझा रहा है कि महात्मा गांधी और इनको, मतलब ये क्या नक्सली ने मतलब कैसे वामपंथ, अरे तुम उनको मरने की रात दिन दुआ कर रहे थे, तुम उनके खिलाफ थे। आज तुम, चूंकि उन लोगों ने नक्सली, जो अर्बन नक्सल का जो एक कोहर्ट तैयार हुआ, उन लोगों ने इस देश के इंटेलिजेंसिया को सबसे पहले पकड़ा, उनको उनको बाहर, अब आप सोचिए कि आरफा खानम सरवानी या इस तरह की टाइप पत्रकारें हैं, वो वहां जाके किस तरह से वो स्टैनफोर्ड में रही हूं, कौन सी पत्रकारिता का रहा है, क्या मतलब एक्सक्लूसिव आपने, क्या चीज थी जो आपने किया होगा पत्रकारिता में, मैंने इतने साल तक गुजारे हैं, इन्वेस्टिगेशन से लेके तमाम पत्रकारिता, देश के हर एक राज्यों के चुनाव से लेके हर एक बड़ी घटनाओं में शामिल होना, सब मेरा, तो मैंने तो कभी नहीं देखा। लेकिन वो तमाम जगह पर आप देखेंगे तो ये एक बड़ा नेटवर्क था, नेक्सस था, जिसने ये तैयारियां की कि वो कैसे एक पूरा तरह से अर्बन नक्सल ने एक पूरा ग्रुप तैयार किया, धीरे धीरे घुसते घुसते वो, और उन्होंने जब 1967 में जब इंदिरा गवर्नमेंट हारी, कांग्रेस गवर्नमेंट हारी, संविध सरकारें बनी, तो उसके बाद कांग्रेस को जरूरत पड़ी जिसकी, तो उन्होंने नक्सलियों ने उसका मतलब वामपंथियों ने सबसे अच्छा इस्तेमाल ये किया कि उन्होंने, इस देश का दुर्भाग्य ये था कि उन्होंने इस देश की तमाम संस्थाओं पर कब्जा कर लिया। वो एजुकेशन उन्होंने मांगी, तो एजुकेशंस में चेंजेस शुरू हुए, एजुकेशंस में बदलाव लाने शुरू हुए, उस हिस्ट्री को बदलना शुरू किया, और फिर इसके पास, चूंकि ये दुनिया में ये वामपंथ और इस्लामिक आतंकवाद, इसकी एक अच्छी बात यह है जो समझ में आती है कि वो सबसे पहले एक एजेंडा तैयार करता है, नैरेटिव तैयार करता है, उसमें एक विक्टिम तैयार करता है, विक्टिमहुड तैयार करता है, और उसके बाद फिर पूरी सोसाइटी को उसमें वो अपराध के तौर पर, उन्हें या तो आप अपराधी माने अपने आप को, और नहीं तो आप अपराधी हैं जिनको गोलियां चलानी, यानी गोली दागो पोस्टर, ब्रूनो की भागी हुई बेटियां, बाद में वो वापस आ गया, वरवरा राव। तो सबसे पहले अगर हम उस पर गौर करते हैं कि उस वक्त इन्होंने एजुकेशन सेक्टर को कब्जा, और चूंकि ये सरकार ने कहा, उसी के बाद फिर उसी में ये जेएनयू भी बने, ये तमाम चीजें बनी, तो इन सब में आबाद छूट दे दी गई, जो ये मान लिया गया कि हिंदुस्तान में ये जो है नक्सलिज्म ही इस देश का आगे का रास्ता है। 1967 में आप याद कीजिए, नक्सलबाड़ी से वो कानू सान्याल और चारू मजूमदार की वो क्रांति, जब उन्होंने सरकारों पर हमले करने शुरू किए, वो वहां से मूव करते हुए बंगाल, बिहार, तमाम जगह पर उन्होंने कत्लों गारत की ऐसी तस्वीर लिखी कि आप ये सोचिए कि आज नक्सलबाड़ी में सिर्फ उन वो 6 या 7 पुतले लगे हुए हैं। इसके अलावा उसी जगह पर, चूंकि मैंने उस जगह पर जाके स्टोरीज की, वो देखा, वो बहुत सारे लोग तो बल्कि अभी देखने आए, बड़ा इंटरेस्टिंग, मुझे कोई पत्रकार बता रहा था कि वो गया, वो जो जाना चाह रहा था वहां देखने, तो वो टैक्सी ड्राइवर इसलिए हैरान था कि ये इनको देखने क्यों आया, मतलब वहां सिलीगुड़ी से बिल्कुल उसी की सीट थी वहां, तो ये वहां सीट भी बीजेपी के पास, तो ये अलग अलग चीजें कांग्रेस जीत चुकी, यानी ये एक अतीत हो चुका था। लेकिन इमोशनल टच इतना था क्योंकि इन लोगों ने जो सोर्सेज है उस पर कब्जा कर लिया था। ये यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर ही अपॉइंट करते हैं, ये टीचर्स ही, रोमिला थापर जैसी जिसको महिला को संस्कृत नहीं आती हो, उसने इस देश के एंशिएंट हिस्ट्री को पूरा रट लिया है, उसको मालूम है। उर्दू और फारसी भी नहीं आती, पर्शियन और अरबिक वाले जो है इरफान हबीब, जो मध्यकाल के वो हैं, तो ये सब लोगों ने एक सिस्टम क्रिएट किया, उसका वजह से अर्बन नक्सल आज तक कामयाब रहा और अभी भी है। अभी वो खत्म करना जब तक नहीं होगा, जब तक अब और टफ स्टैंड नहीं ले जाएंगे। देखिए सरकार ने पहले क्या किया कि पहले उस नैरेटिव से लड़ी, फिर दूसरा काम किया कि उसने इनका जो फंडिंग पैटर्न है वो काट दिया। जब 11,000 से 17,000 करोड़ रुपए तक हो गए थे जो वैध तरीके से आ रहे थे, जो सरकारी चैनल में आ रहे, बाकी तो छोड़ दीजिए, उस चैनल को जब काट दिया गया, सरकार ने वो रोका तो उससे खत्म हुआ। और उसके बाद फिर फाइनली सरकार सड़क पर उतरी, मतलब जंगल में उतरी। वैसे भी सुरक्षा बल थे, अब उनको कहा गया कि आपको कोई वो नहीं है, आपको कोई बाधा नहीं है, आप जाइए। क्योंकि आप ये सोचिए, मतलब मैं ये हैरान हो जाता हूँ कि ये नैरेटिव क्यों नहीं बन पाया कभी। तमाम जगह पे गया मैंने, तो 2-3 जगह तो मैं बचा, वैसे ही मतलब मेरे ऊपर कोई अटैक नहीं था। लेकिन जैसे उस दिन गोलियां चली, आपको याद होगा, जो जब चुनाव हो रहा था तो उस वक्त गोलियां चली थी छत्तीसगढ़ में, कहाँ था, छत्तीसगढ़ में ही शायद थे हम लोग या झारखंड में,
चुनाव में जब गोलियां चल गई थी, उसमें लोग मर गए थे, एक पत्रकार भी मर गया था दूरदर्शन का, उस वक्त हम दूसरी तरफ खड़े थे, वहीं उसके दूसरी रोड पे। इसके अलावा जब मैं उस चुनाव में एक जगह पर्चे चिपके हुए थे, तो उन्होंने कहा नक्सली चिपकाते हैं, तो मैं ऐसे ही उतर के जाने लगा, तो सुरक्षा बल के जवान ने रोक लिया। उसने कहा कि आपको मालूम नहीं, फिर उसने दिखाया कि आईडी वहां। तो ये सब लोग क्या कर रहे हैं, ये उन लोगों को, उन गांव के लोगों को आने नहीं देते। हम लोगों ने जैसे बातें की, अलग अलग जगह जाकर देखा जहां वो पुलिस पहुंच गई है, आप सड़क नहीं बनने दे रहे हो, आपको रास्ते में जले हुए बुलडोजर मिलेंगे, आपको वो रोड रोलर मिलेंगे, आपको जले हुए गाड़ियां मिलेंगी, आप स्कूलों को बम से उड़ा रहे हो। आप मतलब आप लाना क्या चाहते हो? चलो मान लिया कि आपके पास बहुत बड़ा विजन है, लेकिन वो विजन अगर 70, 80, 100 साल तक ये सरकार है, यहाँ मौजूद है, तो आप 70, 80, 100 साल तक उन लोगों की जिंदगी हॉस्पिटल से दूर रख रहे हैं, सड़कों से दूर रख रहे हैं, किसी मॉडर्न एजुकेशन से दूर रख रहे हैं। तो आप उनको सिर्फ एक सेक्स स्लेव्स बना रहे हैं, उनको एक हथियार थमा के ज़ॉम्बीज़ बना रहे हैं, और क्या बना रहे हैं? तो इस सब का नैरेटिव आज तक नहीं टकराया गया। आज तक उस पर कोई बात ही नहीं करता। बहुत ही कम लोग हैं जो उस तरह से इनको आतंकियों के बरक्स रखेंगे, क्योंकि इनके लिए हजारों किताबें, आपको आज भी की बुक शेल्फ में चले जाइए, किसी भी जो बुक शोरूम है, बुक्स है, तो आप जाइएगा, वहां आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ सैकड़ों कहानियां मिल जाएंगी। मेरे पास बहुत सारी किताबें रखी होंगी, क्योंकि वो, और जितना भी लिटरेचर, और सबसे बड़ा इसका इस्तेमाल किया मुसलमान के जो जिहादी आइडियोलॉजी के दिमाग है, उन्होंने एक इस देश में नई आइडियोलॉजी लाई, वो लाए वामपंथी मुसलमान, यानी वो मुसलमान भी है और वामपंथी भी है, जबकि जो हिंदू है वो वामपंथी है या हिंदू है। तो इसमें अगर वजाहत, या ये तमाम लोग जितने भी आपको दिखते हैं, ये सब वामपंथ में रहते हुए वो है, मुसलमान है। बिल्कुल। ये बहुत सारा कॉकटेल है, बहुत बड़ी चर्चा है सर ये। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका धीरेन्द्र जी। हिड़मा की मौत से निश्चित रूप से हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन अर्बन नक्सल अभी भी बहुत बड़ी चुनौती और बहुत बड़ी समस्या इस समाज के लिए भी, देश के लिए भी और सरकार के लिए भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।